Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Today in this lecture we will discuss about land use capability classification. Up till now we have discussed about what is soil, what are different properties of soil, how these properties are decided, how these properties affect the plant growth, plant nutrition, soil nutrition. All these topics we have discussed. अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक फंडा क्लियर हो सके कि सॉइल क्या है, सॉइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लैंड यूज़ कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो लैंड यूज़ कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी या ये क्या है? अब तक तो हमने देखा कि सॉइल क्या है, सॉइल की डिफरेंट प्रॉपर्टी, इनके बारे में देख लिया। बट मेनली हम सॉइल का स्टडी क्यों कर रहे हैं, सॉइल की स्टडी किस कारण से की जा रही है? मेनली हम सॉइल ऐसी चीज़ है, ऐसी एक नेचुरल रिसोर्स है जिस पे हम स्टे कर रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा जीवन चल रहा है अर्थ पे। और वो जीवन मेनली कैसे चल रहा है? क्योंकि हम अर्थ पर ही फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, नेचुरल प्रोड्यूस का यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं फ्रॉम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर सॉइल चाहिए, एक सॉइल कंडीशन चाहिए। तो वो सॉइल कंडीशन क्या है और किस सॉइल में वो प्लांट्स को उगाया जा सकता है, उसके आधार पे हमने सॉइल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसको हमने लैंड यूज़ कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन कहा है। तो चलिए देखते हैं कि इनका कैसे किया गया है और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लैंड इज़ मोर देन सॉइल। तो लैंड है वो सॉइल से ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है। मीन्स कि सॉइल तो कहीं भी हो सकती है, लैंड वो है जहाँ पे हम प्लांट्स को उगा सकते हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और अदर पर्पसेस। तो लैंड क्या है? लैंड एक ऐसा नेचुरल और आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एरिया है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी विल गेट सॉइल एवरीवेयर बट वी कांट फाइंड द लैंड एवरीवेयर सूटेबल फॉर द प्लांट ग्रोइंग। मतलब कि सॉइल तो हर जगह है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्लांट्स के लिए कैपेबल हो, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए या उसकी नेचुरल ग्रोथ के लिए अवेलेबल हो। उसके सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस प्लस इम्प्रूवमेंट्स। तो उसमें रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस और इम्प्रूवमेंट्स करने ज़रूरी है उस सॉइल में उसे कैपेबल बनाने के लिए कि उसमें प्लांट्स को ग्रो किया जा सके। तो लैंड, व्हाट इज़ लैंड? द सरफेस ऑफ अर्थ नॉट कवर्ड विद वाटर। ऐसा सरफेस जहाँ पर वाटर ने कवर नहीं किया हुआ है, मीन्स कि वेयर वाटर इज़ नॉट स्टैंडिंग, मे बी टेम्पररी और परमानेंटली कवर्ड विद वाटर। और वो टेम्पररी और परमानेंटली वाटर से कवर्ड हो सकता है। ए पॉन्ड फॉर एक्वाटिक इज़ कंसिडर्ड लैंड। तो वो कैसे लैंड को कंसिडर करेंगे? अगर वो प्रोडक्टिव है, मीन्स कि इफ़ दैट इज़ प्रोडक्टिव इन व्यू ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि एक्वाकल्चर है, फिश प्रोडक्शन है, वो वाटर में ही अवेलेबल होगा। वाटर सरफेस अगर वहाँ पे है तो ही पॉसिबल है, तो इसको हम लैंड कंसिडर करेंगे। इट मे बी टेम्परेरी और परमानेंटली कवर्ड विद वाटर। मतलब कि वो जो टेम्परेरी या परमानेंटली कवर्ड होगा वाटर से, वो एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो हम उसको लैंड कंसीडर कर लेंगे। अदरवाइज लैंड इज़ नॉट दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ कवर्ड विद वाटर। सो व्हाट इज़ cropland? Used for growing crops grown typically improve and tilt of the land। तो cropland एक ऐसा प्लेस है, ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉपलैंड। तो क्रॉपलैंड के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्रॉपलैंड सूटेबल है प्लांट्स के लिए या ये क्रॉपलैंड है या नहीं है? तो सबसे पहले क्या है? सॉइल। लार्ज इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, सॉइल टेक्सचर, न्यूट्रिएंट्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करती है। दैट इज़ सॉइल टेक्सचर, न्यूट्रिएंट्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि सॉइल टेक्सचर क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को रेफ़र कीजिए, जिससे कि आपको उनकी डिटेल में स्टडी मिल सके, डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके
और आपको पता चल सके कि कैसे वो प्रोडक्टिविटी पर इफ़ेक्ट करेगा, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड और सो मैनी। तो आप उन सब के बारे में वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एवरेज ऑफ वाटर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग टाइम। तो वहाँ पे एवरेज वाटर की क्या कंडीशंस हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वो भी उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी, फॉर्म और आउटलाइन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वहाँ पे आउटलाइन ऑफ द सरफेस कैसा है, अंडुलेटिंग है या प्लेन है, प्लेटू है, किस तरह का वहाँ पे टोपोग्राफी हमको पाई जाती है, घट्स है या कोस्टल रीजन है, तो वहाँ की टोपोग्राफी के बारे में भी हमको जानना जरूरी है। नेक्स्ट वाटर सप्लाई, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर क्रॉप्स। तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल कैसा है, रेनफेड है, इरिगेटेड है, ये भी उसकी मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट सब सरफेस कंडीशन, सब सरफेस कंडीशन अगेन soil textures and hard spans, means कि we are knowing above the surface but we don't know generally below the surface, means सब surface कि हो सकता है हमारी कुछ सेंटीमीटर से या एक मीटर तक हमारी अर्थ अच्छी हो, सॉइल अच्छी हो, लेकिन अब हो सकता है उसके नीचे हार्ड पैन हो, उसका टेक्सचर डिफरेंट हो सॉइल के नीचे, तो उसकी भी स्टडी करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हार्ड पैन हुआ या टेक्सचर वहाँ का डिफरेंट होता रहा अलग अलग डेप्थ पे, अलग अलग एरियाज़ में, तो वो भी सॉइल अफेक्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ। तो अगर वहाँ पे पोल्यूशन होगा तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, तो पोल्यूशन भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे क्रॉपलैंड हो। सो अल्टरनेटिव यूसेस क्या है क्रॉप लैंड के, बेस्ट लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय हाउ द लैंड विल गिव द मोस्ट बेनिफिट टू द पीपल। तो कैसे हम उसका यूटिलाइज करें कि वो बेस्ट लैंड दे सके, बेस्ट बेनिफिट दे सके पीपल्स को, वो उसका अल्टरनेटिव यूज़ है। विच यूज़ विल गिव द हाईएस्ट रिटर्न। तो उसका हम किस तरह से यूज़ करें कि हमको हाईएस्ट रिटर्न मिल सके, उसका हाईएस्ट मैक्सिमम हमको पॉसिबल रिटर्न मिले। व्हाट विल हैपन इफ प्रोडक्टिव क्रॉपलैंड इज़ यूज फॉर अदर पर्पजेस। अगर हम उस प्रोडक्टिव लैंड का कुछ और भी यूज़ कर सकें तो उससे हमारी यील्ड पर, हमारी प्रोडक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कि हम उस क्रॉप को सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या कोई दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी वहाँ पे उसका अल्टरनेट यूज़ जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैंड कैपेबिलिटी क्या है। लैंड कैपेबिलिटी का मतलब है सूटेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चरल यूज़। तो उस लैंड का एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकती है, कितनी सूटेबल हो सकती है क्रॉप ग्रोइंग के लिए, उसको हम लैंड कैपेबिलिटी कहते हैं। यूजर्स शुड नॉट कॉज अ डैमेज टू लैंड आल्दो न्यूट्रिएंट्स मे बी रिमूव्ड। मीन्स कि डैमेज नहीं होना चाहिए सॉइल को। अगर हम वहाँ पे कोई क्रॉप उगा रहे हैं तो उससे सॉइल को डैमेज नहीं होना चाहिए, वहाँ की सॉइल ख़राब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरह से करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं, हम लैंड को तब तक यूज़ करते हैं जब तक उसमें टोटल वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, उसके पूरे जो यूजेबल फॉर्म उसकी हम कंज्यूम नहीं कर लेते। मीन्स कि उसको नॉन प्रोडक्टिव या अनफर्टाइल नहीं हो जाए तब तक हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और अनफर्टाइल होने के बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उसको वाइजली यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये अलाउेबल है कि उसके न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हो सके, हट जाएं, लेकिन हम न्यूट्रिएंट्स को फिर से ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। तो वो इनफर्टाइल नहीं होने चाहिए, हम उसके न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरेबल लैंड। तो एरेबल लैंड क्या है, लैंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर रॉ क्रॉप्स। तो ऐसी लैंड जो कि रॉ क्रॉपिंग के लिए यूज़ की जा सके, कैन बी टिल्टेड, उसको टिल्ट किया जा सके। अल्टरनेटिव्स इंक्लूड पास्चर्स एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स। तो अगर हम उसका अल्टरनेटिव यूज़ भी करना चाहें तो हम उसको पास्चर्स के लिए या फिर फॉरेस्ट ग्रोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ लैंड इम्प्रूवमेंट, 4 कॉमन प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द एरेबल लैंड। तो ऐसी क्या क्या प्रैक्टिस है जो कि हम एरेबल लैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज इरिगेशन। अगर वहाँ पे रेनफेड एरिया है, इरिगेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम वहाँ पर इरिगेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हम इरिगेटेड लैंड बना सकें या इरिगेटेड क्रॉप्स वहाँ पे उगा सकें। नेक्स्ट इज इरोजन कंट्रोल।
अगर वहाँ पे डिफरेंट तरह के इरोजन्स हो रहे हैं, इट माइट बी वाटर इरोजन, इट माइट बी विंड इरोजन, तो हम वहाँ पे जो भी इरोजन हो रहा है हम उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स अपना सकें, उनका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज ड्रेनेज। इफ द एरिया इज waterlogged or there is excess water which is not usable for the plants or the crop that may be used, और उस हम एक्सेस वाटर को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रेनेज, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग और लैंड फॉर्मिंग। सरफेस इज स्मूथ और रेस्ट। अगर सरफेस अंडुलेटेड है, स्मूथ नहीं है, वहाँ पर बोल्डर्स है या ऐसा कुछ लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि हम उसे रिमूव कर सकते हैं बाय सिंपल लैंड फॉर्मिंग इम्प्लीमेंट्स और टूल्स, देन दैट मस्ट बी डन देयर। सॉइल टिल्थ, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल दैट मेक्स इट इजी और डिफ़िकल्ट टू वर्क। तो सॉइल टिल्थ क्या है? टिलेज हम क्या करते हैं कि जब हम फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं सॉइल का, उसमें डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स यूज करके, टूल्स यूज करके, सपोज कल्टीवेटर, हैरोइंग, तो जब हम उसका फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं तो उसको हम सॉइल टिलेज बोलते हैं, और सॉइल टिलेज का जो रिजल्ट है उसको ही हम सॉइल टिल्थ बोलते हैं। टिल्थ मीन्स कि उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, हाउ इट इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट टू वर्क और सो द क्रॉप्स इन दैट लैंड, दैट इज सॉइल टिल्थ। पुअर टिल्थ हैज़ हार्ड क्लॉड्स। अगर वहाँ पे पुअर टिल्थ है, अच्छे से टिल्थ नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हार्ड क्लॉड्स होंगे, मीन्स इट विल बी डिफ़िकल्ट टू वर्क इफ़ मे बी वेरी इजी, वेट और वेरी ड्राई। और ये बहुत वेट हो सकती है, वेरी ड्राई हो सकती है। अगर वो वेरी फाइन टिल्थ है तो इट विल बी वेरी इजी टू वर्क देयर और वेरी इजी टू ग्रो द क्रॉप्स देयर। देन कैपेबिलिटी फैक्टर्स। तो कैपेबिलिटी फैक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड दैट डिटरमाइन द बेस्ट यूज़। तो वो क्या है? सरफेस टेक्सचर, proportion of sand, silt and clay down to about 7 inch। तो ये surface texture है। तो again I have discussed about the surface texture in my previous lecture regarding the surface texture or soil texture. You may refer that portion also for the more details. The three major classification of soil is sandy soil, loamy soil, clay soil. नाउ इंटरनल ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या है? इंटरनल ड्रेनेज मीन्स द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर दैट इज अवेलेबल इन सॉइल एंड दैट इज नॉट यूजेबल फॉर द प्लांट्स एंड इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। परमेबिलिटी, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर थ्रू द सॉइल। तो परमेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसमें कि हम वाटर और एयर के मूवमेंट को शो करते हैं कि वो कितना वाटर और एयर मूव हो सकती है उसके थ्रू। डायरेक्टली रिलेटेड टू द न्यूट्रिएंट कंटेंट। और ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसे है? क्योंकि अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं मैक्सिमम, और वाटर के थ्रू ही, वाटर सॉल्यूशन के थ्रू ही प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं। अगर वो न्यूट्रिएंट्स वाटर में सॉल्युबल भी हैं, सॉल्ड भी हैं, और अगर वो फ्लो ही नहीं कर पा रहे हैं सॉइल के थ्रू, तो वो प्लांट्स कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द न्यूट्रिएंट कंटेंट। क्लासिफाइड एज वेरी लो, स्लो, मॉडरेट एंड रैपिड। तो ये कैसे डिसाइड की गई है, डिफाइन की गई है? वेरी स्लो, स्लो, मॉडरेट एंड रैपिड अकॉर्डिंग टू द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। वाटर क्विकली सोक्स इनटू सैंडी सॉइल विद हाई परमेबिलिटी। उसकी हाई परमेबिलिटी है, जल्दी से सोख लेता है, लेकिन उसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो वो प्लांट्स कंज्यूम ही नहीं कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हैं। द सॉइल विद क्ले हैव स्लो परमेबिलिटी। तो ये स्लो परमेबिलिटी होती है क्ले सॉइल में। स्लो परमेबिलिटी होने से एडवांटेज ये है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एंड प्लांट्स कैन एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट्स थ्रू सॉइल वाटर सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल डेप्थ। तो सॉइल डेप्थ उसको कैसे डिफाइन करती है? थिकनेस ऑफ द सॉइल लेयर। तो थिकनेस कितनी है सॉइल लेयर की? रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ क्रॉप टू बी प्रोड्यूस्ड। तो क्रॉप की कितनी रिक्वायरमेंट है उस क्रॉप के लिए सॉइल डेप्थ की, वो भी डिपेंड करती है। 4 सॉइल डेप्थ आर यूज्ड।
very shallow, that is less than 10 inch, shallow 10 to 20 inch, moderate deep 20 to 36 inch, deep over 36 इंच। तो ये उसकी सॉइल डेप्थ का क्लासिफिकेशन किया गया है। शैलो सॉइल्स आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ इरोजन। दो शैलो सॉइल्स होती हैं द ऑफन रिजल्ट ऑफ इरोजन। तो इरोजन से फॉर्मेशन होता है, एक जगह से सॉइल इरोड होकर दूसरी प्लेस पे आ गई तो वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये सॉइल डेप्थ, हालांकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है, लेकिन दैट मे बी कंसिडर्ड फॉर प्लांट ग्रोइंग, क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत कम है तो ज़्यादा इसका यूज़ हम नहीं कर सकते डीप ग्रोइंग के लिए। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है इरोजन, लॉस ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और अदर फोर्सेस। तो जो सॉइल का टॉप सरफेस है उसका लॉस होता है या तो विंड के कारण या वाटर के कारण, तो उसको हम इरोजन बोलते हैं। तो चार कैटेगरी कौन सी है? वेरी सीवियर इरोजन, दैट इज 75% और मोर लार्ज गलीज आर प्रेजेंट। तो वहाँ पे 75% और मोर वहाँ पे लैंड गलीज अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज सीवियर इरोजन, 75% ऑफ द सॉइल हैज़ एरोडेड बट नो लार्ज गलीज प्रेजेंट। 75% तो वहाँ का इरोजन तो हो चुका है लेकिन बड़ी बड़ी गलीज नहीं बनी है अभी तक। मॉडरेट इरोजन मीन्स 25 to 75% of the soil has eroded with small gullies present. None to the slight erosion, less than 25% of the soil has eroded and no gullies are present there. तो ये इरोजन की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट पैरामीटर है स्लोप, द राइज एंड फॉल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द लैंड। तो किसी लैंड का राइज एंड फॉल है उसको हम स्लोप कहते हैं। मीन्स ये हम मीटर पर किलोमीटर में मापते हैं कि अगर ये सॉइल हल्की स्लोपी है मीन्स कि 1 मीटर डेप्थ डिफरेंस बिटवीन 1 किलोमीटर, तो इसको हम लैंड स्लोप बोलते हैं। कि अगर हम 1 किलोमीटर स्ट्रेट जाने के बाद 1 मीटर का डिफरेंस आता है तो इसको हम स्लोप बोलते हैं, 1 in 1000। मेजर इन परसेंट, ये परसेंट में मेजर की जाती है। इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट यूज ऑफ द लैंड। तो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि हम लैंड यूज कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करें। नेक्स्ट है सरफेस रन ऑफ। तो सरफेस रन ऑफ वाटर फ्रॉम रेन, स्नो और अदर प्रेसिपिटेशन दैट डज नॉट सोक इनटू द ग्राउंड। तो ऐसा वाटर, सपोज हमारे एक लैंड सरफेस है जो कि स्लोपी है, अगर उस पर हमने रेनफॉल हुआ है तो वो रेन जल्दी से फ्लो हो जाएगा, दैट विल नॉट बी सोक इनटू द ग्राउंड एंड दैट विल नॉट बी अवेलेबल टू द प्लांट। तो ये सरफेस रन ऑफ हो जाता है। अगर वहीं पे कोई लैंड प्लेन है तो वहाँ पर वाटर रुकने की या वाटर रन ऑफ होने की संभावना कम होती है, तो वो प्लांट के लिए अवेलेबल होगा। कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। तो ये कैसे रोका जा सकता है? चॉपिंग स्टॉक्स, टेरेसेस, ग्राउंड कवर्स, इन सब का यूज़ करके हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो चॉपिंग स्टॉक क्या है, टेरेस क्या है, ग्राउंड कवर क्या है, इसके बारे में हम लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्ट में मैं ये बताऊंगा कि अगर ये हमारी स्लोपी लैंड है, अगर स्लोप ज़्यादा है, रन ऑफ वाटर नहीं रुक रहा है, तो हम इसको कट एंड फिल मेथड से टेरेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम इसको वाटर रोक सकते हैं इसमें। या हम उसमें कुछ ऐसे ग्रास कवर्स उगाएं जो कि रन ऑफ की स्पीड को कम करें, जिससे कि वाटर कैन परकोलेट इनटू द सॉइल और कैन बी अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। देन वी विल कम टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन कौन कौन से किए गए हैं? असाइनिंग इन नंबर टू लैंड। तो हमने क्या किया है कि उस लैंड को नंबर दे दिया है कि ये इस क्लास के अंडर में आता है। तो टोटल हमने 8 क्लासेस वी हैव यूज्ड, तो हमने टोटल 8 क्लासेस बनाई हैं, दैट इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to 8। उसमें से जो फर्स्ट है वो बहुत ही सूटेबल है, बेस्ट एरेडेबिलिटी है, और जो 8th क्लास है वो सबसे लो क्वालिटी की है। क्लास 1 to 4 कैन बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। तो जो 1 से 4 के क्लास में रखी गई है वो हम कैपेबल है कल्टीवेशन के लिए, और जो 5 to 8 है उसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी अनसूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो देखते हैं वो क्लासेस कौन कौन सी है। फर्स्ट क्लास है क्लास 1, वेरी गुड लैंड। तो इस क्लास में बहुत अच्छी सॉइल होती है, वेरी फ्यू लिमिटेशन, इसमें कोई ज़्यादा लिमिटेशन नहीं होती है, वेरी सूटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, डीप एंड नियरली लेवल्ड,
यहाँ पे कोई स्लोप नहीं होता, नियरली लेवल्ड होती है, बहुत ही डीप सॉइल होती है। कैन बी क्रॉप्ड एवरी ईयर एज लॉन्ग एज लैंड इज़ टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पे हमेशा ही लंबे समय तक हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एलुवियल सॉइल्स ऑफ गैंगेटिक इंडो गैंगेटिक प्लेन, तो इसका एग्जांपल क्या है, ये किस एरियाज में मिलती है इंडिया में? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ये क्लास 1 सॉइल मिलती है। नेक्स्ट इज क्लास 2, दैट इज गुड लैंड, हैज़ डीप सॉइल, इसमें भी डीप सॉइल होती है। मे रिक्वायर मॉडरेट अटेंशन टू कंजर्व प्रैक्टिस, तो इसमें थोड़ा बहुत हमको ध्यान देना पड़ता है कि इरोजन को कंट्रोल करे, विंड इरोजन हो या वाटर इरोजन हो। देन हैव जेंटल स्लोप, इसमें थोड़ा बहुत स्लोप हो सकता है, मे बी 1% और 2%। स्लाइड टू मॉडरेट एल्कली और स्लाइन, तो इसमें स्लाइड एल्कली और एल्कलाइन हो सकती है, स्लाइन हो सकती है। स्मॉल रेस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज हो सकती है, हो सकता है थोड़ी बहुत वाटर लॉक्ड हो। मॉडरेट इरोजन भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या है अपने इंडिया में? डीप रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। तो इस यहाँ पर हमारी सेकंड क्लास प्रेजेंट है। क्लास 3 मॉडरेट गुड लैंड, तो ये मॉडरेटली गुड लैंड है। क्रॉप मस्ट बी मोर केयरफुली सिलेक्ट, तो यहाँ पे क्रॉप्स को सिलेक्ट करने में थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी क्रॉप्स अच्छी उगाई जा सकती हैं। ऑफन जेंटली स्लोपिंग, हिल इरोजन, स्लोप, वाटर परमेबिलिटी, शैलो वाटर डेप्थ सॉइल, तो यहाँ पे थोड़ी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि 4% अप टू 4% जेंटल स्लोप हो, हिल इरोजन हो, सॉइल वाटर परमेबिलिटी कम हो। तो इसका एग्जांपल क्या है? सैलो सॉइल, रेड सॉइल, स्लाइटली स्लाइन, ब्लैक सॉइल, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या मेजर्स यूज कर सकते हैं? टेरेस यूज कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, या और भी कोई कंजर्वेशन प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लास 4 फेयरली गुड लैंड, लोएस्ट क्लास कल्टिवेटेड, तो यहाँ पे ये सबसे लोएस्ट क्लास है जहाँ पे हम कल्टिवेशन कर सकते हैं। बेस्ट फॉर पास्चर है और क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ऐसी क्रॉप्स के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे पास्चर या हम हे के लिए, चारे के लिए यूज करना चाहें। शैलो सॉयल, स्लाइन सॉयल, अल्कलाइन सॉयल, ये यहाँ की ये लिमिटेशंस हैं। ऑन हिल्स विद मोर स्लोप देन क्लास 3, तो ये हिल्स पे पाई जाती है जहाँ पे कि स्लोप मोर देन 3 हो, मीन्स कि अबाउट 8 to 10% वहाँ पे स्लोप हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि अनसूटेबल फॉर कल्टिवेशन एंड दैट इज क्लास 5 to 8। एंड फर्स्ट वी विल सी क्लास 5 स्टोनी और रॉकी पॉन्ड विद लेस ड्रेनेज प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे स्टोनी हो सकती है, रॉकी हो सकती है सॉयल, तो वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर से पॉन्डेड हो सकती है। कैन बी यूज्ड फॉर पास्चर क्रॉप्स एंड कैटल ग्रेजिंग, हे क्रॉप्स और ट्री फार्मिंग, तो इन एरियाज में हम पास्चर उगा सकते हैं, कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम छोटे मोटे अपने ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। ऑफन यूज फॉर वाइल्ड लाइफ और रिक्रिएशन, नहीं भी यूज़ कर सकते तो हम वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं या रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लास 6 नॉट सुटेबल फॉर रो क्रॉप्स, तो यहाँ पे हम रो क्रॉप्स भी उगा नहीं सकते। टू मच स्लॉप, मे बी 15%, यूजली डैमेज्ड बाय इरोजन विद गलीज, तो ये गलीज से डैमेज हो सकती है, मीन्स की वाटर इरोजन ज़्यादा है, सॉइल इरोजन ज़्यादा है। कैन बी यूज फॉर ट्रीज, वाइल्ड हैबिटेट एंड रिक्रिएशन, तो यहाँ पे हम ट्रीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लास 7 हाईली अनसूटेबल फॉर कल्टिवेशन, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होती है कल्टिवेशन कर पाना। हैज़ सीवियर लिमिटेशंस, बहुत ही ज़्यादा सीवियर लिमिटेशन है। परमानेंट पास्चर, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ। स्लोप इज यूजुअली ओवर 12 to 15 और 20%। लार्ज रॉक सरफेस एंड बोल्डर्स में बी फाउंड, तो बड़े बड़े पत्थर या बोल्डर्स या रॉक्स हो सकते हैं। वेरी लिटिल सॉइल प्रेजेंट, मीन्स यहाँ पे सॉइल डेप्थ बहुत ही कम हो सकती है, मे बी अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स और मे बी 2-3-4 सेंटीमीटर्स ओनली। क्लास 8 कैन नॉट बी यूज फॉर रॉ क्रॉप और अदर क्रॉप्स, तो ये किसी भी क्रॉप के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। ऑफन लो लैंड कवर्ड विद वाटर, तो ये मैक्सिमम वाटर से कवर्ड रहती है, लो लैंड होती है। सॉइल में बी वेट और हाई इन क्ले, तो ये बहुत ही वेट सॉइल हो सकती है या ज़्यादा क्ले सॉइल हो सकती है। एक्वेटिक क्रॉप्स में बी ग्रोन देयर, तो कुछ एक्वेटिक क्रॉप्स हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं जो वाटर पॉन्डेड हो, क्योंकि वहाँ पे तो मैक्सिमम वाटर पॉन्डेड है, ड्रेनेज बहुत कम है, तो हम ऐसी ही क्रॉप्स उगा सकते हैं जो कि वाटर ग्रोन अच्छी हो सके। यूज्ड फॉर वाटरफॉल हैबिटेट, तो हम वाटरफॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट सॉइल पैरामीटर्स क्या हैं जो कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं।
कौन कौन से पैरामीटर्स हम कंसीडर करते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के लिए, और लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी क्लासेस हमने रखी गई हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपने हमारे फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।